नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन से जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें आज हमारा 15वां और 16वां आज टॉपिक है और वो है हमारा प्राकृतिक आपदा प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ईवीएस से रिलेटेड, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसी टॉपिक से रिलेटेड ये हमारा पार्ट 1 है, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसको लगभग मैं 4 पार्ट में कराऊंगा। काफ़ी ज़्यादा प्रश्न दिए हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। अगर आप प्राइमरी सुपर टेट शिक्षक भर्ती की तैयारी करते होंगे तो पर्यावरण सामाजिक अध्ययन आपको पता होगा, यहाँ से 10 नंबर के प्रश्न बनते हैं। उसी से रिलेटेड आज हमारा 16वां लेसन है और वो है प्राकृतिक आपदा प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण। तो ध्यान रखिएगा। चलिए सीधे चलते अपने प्रश्नों पर। और आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती या यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट से रिलेटेड आपको फ्री में नोट्स चाहिए तो इस टेलीग्राम पर चले जाइए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या ये सर्च कर लीजिएगा एजुकेशन क्लासेस रामू के नाम से, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ आपको सी टेट से रिलेटेड और यूपी टेट और सुपर टेट से रिलेटेड फ्री में नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो चाहिए फ्री में आपको मिल रहे हैं तो ले लीजिए। चलिए, प्रश्न नंबर पहला है कि सुनामी शब्द है, किस भाषा का शब्द है सुनामी, वो आपको बताना है। तो ये डायरेक्टली रटंतुम वाले प्रश्न होते हैं। इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जापानी भाषा का शब्द है सुनामी, तो ये वाला विकल्प पहला का सही हो जाएगा। प्रश्न देखिए, सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है। सागरी भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को ही सुनामी कहते हैं। तो जो लहरें होती हैं, जैसे कि पृथ्वी के अंदर हलचल उत्पन्न होती है तो वो हलचलों से लहर उत्पन्न होती है और उसी लहर को हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है कि भूकंप तरंगों की तीव्रता मापी जाती है, किस पर मापी जाती है, तो रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी जाती है। डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब भूकंप का अध्ययन किस में किया जाता है, सिस्मोलॉजी में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। सिस्मोलॉजी के रिएक्टर स्केल में जो है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। आपको पता होगा कि अभी हाल ही का करंट का विषय है तुर्की का जो नाम बदलकर तुर्की रख दिया गया है और दोगान साहब उसके राष्ट्रपति थे। वहाँ पर एक बहुत भीषण भूकंप आया था जो 7.8 रिएक्टर स्केल के लगभग था, जो कि तुर्की में काफ़ी तबाही मचाया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तुर्की रिएक्टर स्केल पैमाने पर भूकंप की तीव्रता का मापन होता है। इसके अध्ययन के लिए सिस्मोलॉजी ग्राफ का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर तीसरा है कि भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है, तो कौन सा है, बिहार। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। घाघरा नदी जो है काफ़ी तबाही मचाती है बिहार में, तो बिहार की शोक भी उसी नदी को कहा जाता है। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। चलते हैं आगे और अगला हमारा प्रश्न है जहाँ पर वही दिया है। प्रश्न नंबर चौथा है कि भूकंप का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो सिस्मोलॉजी में, मैंने अभी बताया। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। पोमोलॉजी झूठ का पता लगाने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं, भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी में किया जाता है। प्रश्न नंबर 5वां है कि राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र कहाँ स्थित है, कहाँ से भूकंप का संकेत प्राप्त हो जाता है कि भूकंप आने वाला है इस क्षेत्र में, तो उसकी जो संस्था होती है वो नई दिल्ली में स्थित है। ए वाला विकल्प जो है 5वां का सही हो जाएगा। बस इतना दिन ध्यान रखिएगा, ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। ये पहले ही सूचना दे देती है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 6वां है कि देश में पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी, कहाँ हुई थी आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की बात करें तो ये महाराष्ट्र में हुआ था। सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6वां का महाराष्ट्र के लातूर में हुआ था, ध्यान रखिएगा, दिया होगा विकल्प में। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना लातूर में हुआ था, महाराष्ट्र के। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि आपदा प्रबंधन एवं विश्व संगोष्ठी का आयोजन कब और कहाँ हुआ था। आपदा प्रबंधन विश्व संगोष्ठी का जो संगठन आयोजन है ये कब और कहाँ हुआ था, तो इसका जो विकल्प सही हो जाए वाला 1995 में जापान में ये हुआ था। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। ए वाला विकल्प 7वां का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। यही है आपदा प्रबंधन संगोष्ठी का आयोजन 1994 में माइकोहामा जापान में हुआ था। वहाँ पर 95 दिया था,
ओहो सॉरी मैंने गलत मार दिया। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 1994 में जापान में हुआ था। आगे चलते हैं और सन का ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही प्रश्न गलत हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा हुआ है। तो कितने भूकंपीय क्षेत्रों में भारत को बांटा हुआ गया है, तो वो 5 क्षेत्रों में जो है इसको भारत को भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रश्न नंबर 9 है कि सुनामी का कारण क्या है, वो आपको बताना है। तो सुनामी मैंने अभी बताया पहले ही प्रश्न में कि सुनामी जो है जब समुद्र में हलचल होती है तब ये आती है और समुद्र के तट से बहुत स्पीड से आकर टकराती है, जिससे कि समुद्री किनारे जो क्षेत्र होते हैं उनमें काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो पृथ्वी की हलचल की वजह से यहाँ पर लिखा भी गया होगा। सुनामी समुद्र तल में भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, अभी इसकी भी बात हो चुकी है, जिसका अर्थ होता है कि तट पर आती हुई या आने वाली लहरें। समुद्र में उत्पन्न भूकंप के कारण समुद्र का तल बड़ी मात्रा में तट की ओर आने लगता है, जिससे अत्यंत धन की हानि होती है, उसी को सुनामी नाम दिया जाता है। प्रश्न नंबर 10 है कि कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से प्राकृतिक आपदा नहीं है, जो प्राकृतिक से आने वाली है उसमें से 3 होंगी और एक जो है मनुष्य के द्वारा बनाई गई आपदा होगी। कौन सा? बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट से लगी आग जो होती है मनुष्य द्वारा बनाई गई आपदा है। बाकी ये भूकंप, सुनामी, चक्रवाती ये प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक देन है। देखिए वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया होगा। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 11 है कि भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है, क्या करता है? तो ये सिस्मोग्राफ रिएक्टर से दिया रहता तो ठीक है, लेकिन ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न है, वहीं भूकंप की तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है और भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ द्वारा रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। इस स्केल पर 2.0 या 3.0 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप होता है और 6.2 की तीव्रता का अधिक शक्तिशाली भूकंप होता है। मैंने बताया कि 7.8 जो है ये तुर्की में आया था। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 22 कर रहा हूँ। प्रश्न नंबर 12, पृथ्वी की परत की भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? पृथ्वी के अंदर का कह सकते हैं आप, हलचल का अध्ययन किसके अध्ययन में किया जाता है? 2 ऑप्शन जो है आपको सस्पेंशन में डालेगा, भूविज्ञान या भूकंप विज्ञान। तो किस में अध्ययन करेंगे हम? भूकंप विज्ञान में करेंगे। 12 का हमारा जो विकल्प सही होगा वो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। भूविज्ञान पर मत जाइएगा, ध्यान रखिएगा ये प्रश्न को। भूकंप विज्ञान में भूकंप की लहरों को सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा आकलन या अध्ययन किया जाता है। यह एक ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिससे पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होती है। अतः समुद्री भूकंप पर्यावरणीय प्रभाव जैसे सुनामी के रूप में भी दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 13 है कि सुनामी नाम किसे दिया गया है? सुनामी नाम जो है किसे दिया गया है? चलिए, भूकंप को, चक्रवात को, ज्वारी तरंग को या समुद्र के नीचे की तरंगे को किसे नाम दिया गया है? तो समुद्र के नीचे जो तरंगे होती हैं उसी को सुनामी नाम दिया गया है। वही मैंने अभी पहले बात किया था। प्रश्न नंबर 3 का हमारा डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 का है कि गिर शेर परियोजना अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? गिर शेर परियोजना या गिर टाइगर जो परियोजना है वो कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात, गिर जो है गुजरात में स्थित है। तो गौ से गौ ऐसे जोड़कर याद कर लीजिएगा, ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, गुजरात। ऑप्शन नंबर 14 का हमारा जो सही होगा वो ए वाला सही हो जाएगा। अच्छा, ये फेमस बहुत गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो एशियाई सिंहों का घर भी इस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है और लगभग ये 1973 में, आपको बता दें 1973 में जो है इस राष्ट्रीय उद्यान को जो है विश्व विरासत सूची में भी सम्मिलित किया गया था, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था, ये भी आप समझ सकते हैं। अच्छा, ये गिर जो है गुजरात में पड़ता है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, कुछ बहुत टाइगर रिजर्व हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण, जैसे कि बांदीपुरम टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है, कार्बोनेट टाइगर रिजर्व जो है उत्तराखंड में है, कान्हा
मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व यहीं पाया जाता है इसीलिए। मानस असम में है, मालघाट महाराष्ट्र में है टाइगर रिजर्व, ये सभी टाइगर रिजर्व हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, मानस असम में, मालघाट जो है महाराष्ट्र में, पलामू बिहार में है, रणथंभौर जो है राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है और सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है पश्चिम बंगाल में है, पेरियार केरल में है, सरिस्का राजस्थान में है और बुक्सा ये बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल का टाइगर रिजर्व है। और इंद्रावती भी पूछा जाता है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व है। और भारत का सबसे ज़्यादा फेमस टाइगर रिजर्व या बड़ा टाइगर रिजर्व कह सकते हैं नागार्जुन सागर, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर बसा हुआ ये टाइगर रिजर्व है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अब अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी ध्यान रखिएगा। दुधवा उत्तर प्रदेश में है और कालाकंड तमिलनाडु में है और मधुमलाई भी तमिलनाडु में ही है। तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है बिहार में है, पेंच मध्य प्रदेश में है। अब पन्ना भी मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा, नीचे ये लिखा भी गया है। ताडो अंधेरी भी ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, पन्ना मध्य प्रदेश में और दम्फा जो मिजोरम में है, दम्फा पार्क या दम्फा राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है, ये भी महत्वपूर्ण है। 3 चीज़ों को ध्यान रखिएगा जो टाइगर स्टेट थे। आगे चलते हैं और अगला हमारा 15वां है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है वो आपको बताना है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये राजस्थान में पड़ता है, सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगला है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर में अवस्थित है। 1998 वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 1979 में टाइगर रिजर्व के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया था। अच्छा देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है 1972 में किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, बाघों के संरक्षण के लिए। प्रश्न नंबर 16 है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। देखिए मैंने गलत बता दिया, सॉरी, 1973 में ध्यान रखिएगा। 16 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, मैंने ऊपर गलत बता दिया। 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। बाघों के संरक्षण के लिए सबसे पहले कहाँ, तो जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है वहाँ पर शुरू किया गया था, जिसको हेली नेशनल पार्क भी पुराना उसका नाम था। भारत में राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण वन्य जल परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। उन राज्यों को सहायता प्रदान करता है जहां बाघ संरक्षण रिजर्व होते हैं। उसके बाद भारत में अभी 50 टाइगर रिजर्व है, जिसमें से उत्तराखंड का राजाजी टाइगर रिजर्व महत्वपूर्ण 48वां नंबर का, और ओरंग टाइगर रिजर्व, ये भी ध्यान रखिएगा, ओरंग टाइगर रिजर्व, ओरंग ये जो असम में पड़ता है, और रेंजर अवार्ड, पहला रेंजर अवार्ड जो है यही टाइगर रिजर्व पाया है, 49वें नंबर का ओरेंज टाइगर रिजर्व। तो ध्यान रखिएगा असम में लिखा गया है, और कामलांग अरुणाचल प्रदेश में टाइगर रिजर्व है। तो कुछ फेमस है जो ज़्यादा प्रश्न बनता है मेरे हिसाब से, यहाँ पर ये ओरंग टाइगर रिजर्व फेमस है क्योंकि रेंजर अवार्ड इसको मिला है पहला, तो और फेमस हो जाता है। फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, उत्तराखंड के चमोली जिले में पड़ता है। तो फूलों की घाटी भारत के एक राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड के चमोली जिले में हिलामी क्षेत्र में स्थित है। यूनेस्को में इसे विश्व धरोहर सूची में भी सम्मिलित किया गया है। प्रश्न नंबर 18 है कि असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला जो गेंडे का राष्ट्रीय जीव अभ्यारण्य है वो कौन सा है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो है एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। मानस भी राष्ट्रीय उद्यान असम में है, लेकिन जो एक सींग के लिए फेमस की बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। आगे चलते हैं, एक सिंह गेंडों वाले के संरक्षण के लिए असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, 1908 में इसकी स्थापना होती है। प्रश्न नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। कहाँ स्थित है, ये उत्तर प्रदेश के च से चंदौली,
ऐसे ट्रिक जोड़ लीजिए। च से चंदौली, च से चंदौली में स्थित है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न है कि इसी का उत्तर उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य का स्थापना 1957 में हुआ था और ये विभिन्न जीव जंतु इसमें पाए जाते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 20 है कि किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था, कहा जाता था? किसको? जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान को। इसी को हेली नेशनल राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। पहले इसका नाम था, इसे बाद में परिवर्तित कर जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको हम समझ लेते हैं। भारत में जैव विविधता संरक्षण कब शुरू की गई थी? तो 1991 से 1992 में। भारत में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? तो 1903 में। प्रश्न नंबर पॉइंट अगला है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1980 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। और भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 2002 में। भारत के किस जीवमंडल संस्थान क्षेत्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो मन्नार की खाड़ी। जैसे हम लोगों का राम सेतु बांध है ना, जो श्रीलंका को जोड़ता है भारत से, तो उसके नीचे वाला जो क्षेत्र होता है जैसे यू आकार में है, उसी को मन्नार की खाड़ी है। और ये जीवमंडल संचयन क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला ये क्षेत्र है। जीवमंडल संचयन क्षेत्र की अगर बात करेगा तो ऊपर पाक डमरू है, मतलब पाक स्ट्रीट है, और नीचे जो है मन्नार की खाड़ी है। ये राम सेतु बांध के बात हो रही है, उसके ऊपर और उसके नीचे की, तो ध्यान रखिएगा। किस महानगर के प्राणी उद्यान में जांघिल पक्षी प्रजनन के लिए आते हैं? जांघिल पक्षी फेमस है, तो दिल्ली में आते हैं, ध्यान रखिएगा इसका। और कन्हा राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? तो 12 सिंहों के लिए। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान। आगे चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है? तो दक्षिण ग्राम जो राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर का, वो हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कैसे होती है? तो विधानमंडल द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाता है, उसके हिसाब से राष्ट्रीय उद्यान का जो है स्थापना होती है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि अंडमान और निकोबार के उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है जो 15 द्वीपों में फैला हुआ है? तो मेरिन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये 15 द्वीपों में फैला हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो अंडमान निकोबार में स्थित है। आगे चलते हैं। भारत के प्रसिद्ध फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र किन पर्वतारोहियों ने खोजा है? फूलों की घाटी उत्तराखंड, चमोली जिला, और फ्रैंक स्माइलिथ, और एक है होल्ड्सवर्थ है। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में घड़ियालों की संख्या सर्वाधिक है? तो भीतरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा का, उसी में जो है घड़ियालों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि कर्नाटक का वह उद्यान जहां वन्य हाथियों को पकड़ने के लिए खेड़ा अभियान चलाया गया था। तो नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक का, उसमें जो है खेड़ा अभियान चलाया गया था हाथियों को पकड़ने के लिए। और आगे चलते हैं। अगला है कि कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश, मैंने बता चुका हूँ, सबसे ज़्यादा टाइगर इसी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, तो इसीलिए टाइगर स्टेट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मध्य प्रदेश में कई ऐसे राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, जैसे कि मैं आपको बता ही देता हूँ, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, जो टाइगरों के लिए फेमस राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, वो आपको बताना है। पक्षी अभ्यारण्य कौन सा अभ्यारण्य है? तो वह है केवलादेव राष्ट्रीय घाना पक्षी विहार, वो स्थित है। और वो कहाँ स्थित है? तो 22 का हमारा जो विकल्प सही होगा वो हो जाएगा भरतपुर में स्थित है। भरतपुर में सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो रणथंभौर कहाँ है? अलवर में है। और ये जो है
भरतपुर में स्थित है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और एक है टाइगर मैन किसे कहा जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, तो कैलाश श्रृंखला को कहा जाता है। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। वहाँ पर मैं ही बता पाया, मध्य प्रदेश के टाइगर स्टेट कैलाश श्रृंखला टाइगर मैन कहा जाते हैं इंडिया के। उसके बाद राजस्थान का वन्य पक्षी अभ्यारण्य जो है वो है केवलादेव घना पक्षी विहार, जो कि भरतपुर में स्थित है, ध्यान रखिएगा, भरतपुर में स्थित है। और रणथंभौर सवाई माधोपुर, रणथंभौर सवाई माधोपुर में, अच्छा सॉरी, रणथंभौर जो सवाई माधोपुर में स्थित है। और अलवर में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, फेमस है। आगे चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न, अच्छा राजस्थान का पक्षी अभ्यारण्य केवलादेव घना पक्षी विहार लिखा है, भरतपुर जिले में स्थित है। केवलादेव पक्षी विहार को 1971 में संरक्षण पक्षी विहार घोषित किया गया था। 1975 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी इसको सम्मिलित किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है पक्षी अभ्यारण्य से लिखें, जैसे घना पक्षी विहार या केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान, वेदांतांगल पक्षी विहार काजीपुरम तमिलनाडु में है, मालापट्टी पक्षी विहार लैर आंध्र प्रदेश में है, और सुल्तानपुर पक्षी विहार जो है गुरुग्राम हरियाणा में है। और डेयरी अनुसंधान करनाल हरियाणा में स्थित है, ये भी ध्यान रखेगा। सलीम अली पक्षी विहार चोराओं मांडवी नदी के पास गोवा में स्थित है। सलीम अली को पक्षी वैज्ञानिक के भी नाम से जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चिल्का राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय पक्षी विहार पूरी उड़ीसा में है, और बेम्बानंद पक्षी विहार केरल में है। बेम्बानंद झील है केरल की, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और ये चिल्का भी जो ना उड़ीसा की झील है, मीठे पानी की झील है, ध्यान रखिएगा, ये उड़ीसा में, तो ऐसे जोड़ सकते हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 23, शांत घाटी जिस राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त है स्थित है, तो ये केरल में शांत घाटी स्थित है। डी वाला विकल्प जो है 23 का सही हो जाएगा। कुछ और पॉइंट है जो कि महत्वपूर्ण है, जैसे देख लेते हैं। सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी, जो कि तमिलनाडु के क्षेत्र में, केरल के क्षेत्र में फैले हुए क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, जो कि भारत के नीचे में दक्षिणी पॉइंट में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे अच्छा जैवमंडल की बात हो रहा है, मैंने बताया था ना कि सबसे बड़ा जैवमंडल मन्नार की खाड़ी, जो कि राम सेतु बांध के नीचे, जैसे श्रीलंका है उसके बाद इंडिया का कन्याकुमारी वाले क्षेत्र है, उसी के बीच वाले क्षेत्र में पाया जाता है, इसी यू आकार के क्षेत्र में है। उसके बाद यहाँ पर राम सेतु बांध है, और उसके बाद ऊपर में जो पाक स्ट्रेट है, पाक जल डमरू, तो वो भी ध्यान रखिए का। पूछता है कि पाक जल डमरू किसको दो को अलग करता है, तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है, पाकिस्तान पर न जाइएगा। सबसे छोटा जैवमंडल आरक्षित है डिब्रू सैखोवा है, और भारत में सबसे ज़्यादा जीव जंतु जो है बायोडाइवर्सिटी शांत घाटी जो केरल में है वहाँ पर पाई जाती है। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये समझ रहे हैं ना कि जहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती है, उसी को बायोडाइवर्सिटी वाले क्षेत्र कहते हैं, जैव विविधता वाले क्षेत्र, इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। आगे चलते हैं, और भारत में कहाँ सिंह युक्त गैंडा, एक सिंह वाले गैंडा असम में पाया जाता है ना, कहाँ पर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, और अगला हमारा वहीं असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। फेमस प्रश्न ये कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, वही पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है। प्रश्न नंबर 26 है, केदारनाथ अभ्यारण्य निम्न में किसके लिए जाना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। केदारनाथ अभ्यारण्य किसके लिए जाना जाता है, प्रश्न नंबर 26। इसका विकल्प जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है। पॉइंट ध्यान रखिएगा, कस्तूरी मृग के लिए डी वाला विकल्प जो है 26 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, केदारनाथ उत्तराखंड वाले क्षेत्र में पड़ता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है, प्रश्न नंबर 27। महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस में है, गल्फ ऑफ मन्नार जो है तमिलनाडु, अभी वहीं की बात हो रही है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 27 का। तो ये थे 27 कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पार्ट 1 में मैंने आपको करा दिया। बाकी चीज़ें 28वें प्रश्न से हम अगले पार्ट में बात करेंगे, और कुछ महत्वपूर्ण अभ्यारण्य भी होंगे जो कि हम अगले पार्ट में बात करेंगे। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।